The market was at 6.3, 6.5. Transfer of 2.2 lakh crores. हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी न्यूज़ वीकली, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स होंगे उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। प्लस उनका जो स्टैटिक बैकग्राउंड होगा हम उसको भी काफ़ी डिटेल में जानेंगे। राइट दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW पे जाके इसकी PDF को एक्सेस कर पाओगे। प्लस एट द सेम टाइम कुछ और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ और कंटेंट होता है, मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ फ्रूट प्राइसेस स्पर रिटेल इन्फ्लेशन टू 6.2% इन अक्टूबर। बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। प्लस एट द सेम टाइम जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको भी इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों टॉपिक्स हम साथ साथ में लेके चलेंगे। पहली बात तो देखो, बात करें बिल्कुल बेसिक से। अगर हम बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का सिंपल अर्थ होता है महंगाई। बेसिकली अगर मान लो अगर ज़्यादातर वस्तुएं और सर्विसेज के प्राइसेस के अंदर एक राइज आता है, यानी कि अगर वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, उस केस में हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जैसे मान लो एक बास्केट थी, अगर ये पहले बास्केट खरीदने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़े थे, अब महंगाई होने की वजह से हो सकता है आपको 150 रुपये तक खर्च करने पड़े। तो उस केस में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर परसिस्टेंट राइज यहाँ पे फूड प्राइसेस में देखने को या प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको इन्फ्लेशन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन से एक बात और भी है। इन्फ्लेशन को कहने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि इट लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी बहुत सिंपल है। पहले आपके पास लेट से 100 रुपये का नोट था। अब पहले हो सकता है आप 100 रुपये के नोट के साथ किसी वस्तु का 1 किलो आइटम खरीद सकते थे, लेट से 1 किलो एप्पल्स खरीद पा रहे थे। पर क्योंकि अब महंगाई हो चुकी है तो अब 100 रुपये के नोट के साथ शायद आप सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम एप्पल्स ही खरीद पाओगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका ये जो 100 रुपये का नोट था ना, इसकी परचेजिंग पावर, इससे आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो, वो खरीदने की जो क्षमता है अब वो कम हो चुकी है। इसी को उल्टी तरह से महंगाई को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप कह लीजिए कि वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है वो महंगाई है, या फिर आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर कम हो रही है वो आपकी भी महंगाई कहलाई जा सकती है। अब महंगाई के अगर हम प्रकारों की बात करें ना, एक तो होता है यहाँ पर आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। आप पूछेंगे हेडलाइन का अर्थ क्या होता है? देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसी में आपको जो इन्फ्लेशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी कि जो हेडलाइन है ना, ये आम जनता को भी इफेक्ट करती है। किस तरह से आम जनता को इफेक्ट? देखो, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट जब बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं ना, या उसके साथ ही साथ हम पता क्या कंज्यूम करते हैं इन्हीं पर्टिकुलर वस्तुओं में, हम लोग जैसे हमारा अगर हम बात करें खाना, अब हमारे जो फूड आइटम्स हो गया इनको भी कंज्यूम करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो एनर्जी हो गया, एनर्जी का मतलब है ऑयल एंड गैस वगैरह, इनको भी हम यहाँ पे डेफिनेटली इनको भी यूटिलाइज़ करते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं फूड आइटम्स की और साथ साथ एनर्जी वाले आइटम्स की जब हम बात करते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं सर? ये होते हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या? आप लोग नोटिस करते हो ना, फूड आइटम्स या एनर्जी आइटम्स का दाम अचानक से ऊपर नीचे होता रहता है। आज ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे चलता रहता है। तो यानी कि ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुए। तो यानी कि ना, इनकी वजह से क्या होता है, आपकी जो महंगाई है ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होती रहती है। अब क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फूड आइटम्स भी, एनर्जी भी और बाकी गुड्स भी, तो हेडलाइन के अंदर क्या किया जाता है? हेडलाइन के अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, एंड इसके अंदर आपके फूड, एनर्जी प्राइसेस, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हेडलाइन के बारे में। उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है क्या? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन पता क्या होता है? ये जो मैं बात नहीं कर रहा था आपके वोलेटाइल आइटम्स की, कौन से आले, आपके फूड, आपकी एनर्जी, ये सब चीज़ें, इनको अगर हम हटा दें, यानी कि वोलेटाइल वाली चीज़ों को मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो बाकी वाली चीज़ें बची वो कहलाएंगी क्या? कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपकी जो वोलेटाइल आइटम्स है ना, उनको हटा दिया जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है आपका डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखो, बच्चे ना डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन के बीच में बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं, पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका दाम 100 रुपये था, फिर वो प्रोडक्ट का दाम कम होते जा रहा है इस तरह से।
मतलब प्रोडक्ट सस्ता होता जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीफ्लेशन। डीफ्लेशन बेसिकली कुछ नहीं है, डीफ्लेशन आपके जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसी का ही आपको अपोजिट देखने को मिल जाएगा। अगर इन्फ्लेशन में दाम बढ़ रहे थे तो डीफ्लेशन में दाम जो हैं वो कम हो रहे होंगे। बहुत बढ़िया। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ डिसइन्फ्लेशन की, डिसइन्फ्लेशन ना एक तरह का इन्फ्लेशन ही है, बस इन्फ्लेशन के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आइटम पहले 100 रुपये की थी, अगले महीने वो होगी 150 की, उसके बाद होगी वो 180 की, फिर हो जाती है लेट से 190 की। अब देखो महंगाई तो यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे महंगाई तो बढ़ रही है, पर उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। पहले अगर मान लो वो आइटम 50% बढ़ रही थी, अब वो आइटम कहीं ना कहीं जो बढ़ी है वो केवल और केवल 20% बढ़ी है, एंड उसके बाद फिर तो 10% से भी कम यहाँ पे ग्रोथ है उसके, आपके 7-8% या 6% के आसपास आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो डू यू रियली अंडरस्टैंड, डीफ्लेशन में वस्तुओं का दाम कम हो रहा था जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी। ऑन द अदर हैंड डिसइन्फ्लेशन की जब हम बात कर रहे थे, डिसइन्फ्लेशन में वस्तुओं का दाम क्या हुआ है, हुआ तो बड़ा ही है, पर इन्फ्लेशन के बढ़ने की जो रफ्तार थी उसमें एक कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और टर्म है दैट इज आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आपका कैसे बना है, स्टैगफ्लेशन आपका बना है, एक तो वर्ड आ गया स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का अर्थ क्या होता है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो बेरोज़गारी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होती है ना कि आपकी अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही या फिर अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही, महंगाई ज़्यादा है और बेरोज़गारी ज़्यादा है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। समझ गए। और स्टैगफ्लेशन अपने आप में बड़ी ही खतरनाक होती है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, जब सारा कुछ ही ख़राब चल रहा है तो लोगों के पास मतलब लोगों की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ख़राब होती है, रोज़गार है नहीं, ग्रोथ हो नहीं रही इकोनॉमी की, और महंगाई ऊपर से और मार डाल रही है, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन मेज़र कैसे करते हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सीपीआई जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा हो गया आपका डब्ल्यूपीआई दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जैसा कि आप लोग ना एक पैटर्न समझना, जैसे फॉर एग्जांपल पहले किसी ने कोई चीज़ बनाई तो बनाने वाला कौन हुआ, सर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ कहाँ पे जाती है, वो होलसेल लेवल के ऊपर जाती है, ठीक है। होलसेल से वो जाती है आपके रिटेलर के पास, एंड लास्टली रिटेलर से वो चीज़ चली जाती है कहाँ पे, आपके कंज्यूमर के पास, राइट। अब फैक्ट ये है कि आप कहाँ पर महंगाई के इफेक्ट को देख रहे हो। अगर आप होलसेल लेवल के ऊपर एक महंगाई के इफेक्ट को देख रहे हो तो उसको हम टर्म कर देंगे क्या, दैट विल बी टर्म्ड एज डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वेयर एज अगर आप कंज्यूमर के लेवल के ऊपर इसको देखने की कोशिश कर रहे हो तो दैट विल बी टर्म्ड व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उस तरह से अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखो सीपीआई डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, और आप नोटिस कर भी पाओगे सीपीआई के अंदर आपके वस्तुएं भी और सर्विसेज दोनों के इफेक्ट को यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे कैसे चेंज हुए हैं। एंड इसको कंपाइल कौन करता है, इसका डेटा, ये डेटा कंपाइल किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। ये दरअसल में ना जो हम बात कर रहे थे फूड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, वो दरअसल में हम इसी की बात कर रहे थे, सीपीआई की। और सीपीआई में आप नोटिस कर पाओगे अलग अलग है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, ये लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है, इसका बेस ईयर 2016 है। ऑन द अदर हैंड एक होता है आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर यानी कि सीपीआई एएल, और सीपीआई आरएल रूरल लेबर, राइट। इनको कंपाइल कौन करता है, आपका लेबर ब्यूरो ही इनको कंपाइल करता है, एंड इनका जो बेस ईयर है दैट इज 1986-87। ऑन द अदर हैंड एक होता है आपका सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या है ना, आपका रूरल और आपका अर्बन को कंबाइन करने के बाद जो बना दैट इज सीपीआई कंबाइंड। अब ये जो मैं बात कर रहा था ना कि ये जो आपका इन्फ्लेशन है ये 6.2% है, ये और कोई नहीं, ये बल्कि हम बात किसी कर रहे हैं, ये सीपीआई कंबाइंड की ही बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार मैंने डिस्कस भी किया हुआ पहले कि हम चाहते हैं महंगाई को 4+-2% रखना, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में ये टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ये कौन सा टारगेट है, अरे भाई ये यही टारगेट है आपका सीपीआई कंबाइंड का, ठीक है। तो इसको कौन निकालता है, आपका जो सीएसओ है जो कि आपका मोस्टली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ही ये सीपीआई निकाला जाता है, जो सीपीआई कंबाइंड की मैं बात कर रहा था। उसी तरह से ठीक है जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स होता है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया ना कि फूड प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे एंड इसी वजह से हमें सीपीआई भी ज़्यादा नंबर देखने को मिला। ये और कुछ नहीं बल्कि आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही आपका एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे बाकी बता रहा था तो ये भी सीएसओ ही यहाँ पे इस चीज़ को निकालता है, और ये इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे मंथली बेसिस पे आपको निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। और WPI की बात करें, जो होलसेल लेवल की बात कर रहा था, यहाँ पर हम केवल और केवल वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि होलसेल लेवल के ऊपर कोई सर्विस तो होती नहीं है। पर इसको निकालने वाली संस्था कौन सी है? दैट इज़ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि आती है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये कुछ बातें थी, आपको यहाँ पे इन चीज़ें पता होनी चाहिए थी। बाकी सरकार देखो काफ़ी सारे प्रयास करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी कम करी जाती है, सब्सिडाइज सेल हो गया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देते हैं। मान लो जैसे वीट या चावल के अगर दाम बढ़ गए ना, तो हम बैन लगा देंगे कि आप दूसरे देश तक नहीं भेज सकते। ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करने की कोशिश करी जाती है। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें हमारी सरकार यहाँ पे करती है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ये जो हम बात कर रहे थे प्याज की, ये प्याज इतना महंगा क्यों हो रखा है? अगर आप नोटिस करते होंगे ना, अगर आप सब्जियां वगैरह खरीदने जाते होंगे, तो वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे हो रखे हैं, पर प्याज भी खूब महंगे हैं। और प्याज, टमाटर, आलू, देखो ये तो सब चीज़ें क्या हैं, ये तो हमारी मतलब ये तो हर बंदे को चाहिए ना, ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है। इसके खाए बिना तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें, देखो अनियन की, जब मैं बात करता हूँ ना प्याज की, दरअसल में प्याज को साल में 3 बार ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये कौन से 3 टाइम्स हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है। बट मेजरली मैं आपको बात करूँ ना, तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। मैं जब प्याज की बात करता हूँ, तो वहाँ के जो किसान हैं या बाकी कुछ और रीजन्स के किसान हैं, मोस्टली जो किसान इसको ग्रो करते हैं वो साल में 3 बार इसको ग्रो करते हैं। देखो एक तो टाइम वो होता है जब ना जून जुलाई के अंदर इसको लगाया जाता है, एंड फिर बाद में अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, उसमें यहाँ पे इसको जाके हार्वेस्ट किया जाता है। ये एक साइकिल हो गया। तो यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे ये खरीफ सीज़न वाली क्रॉप है, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे टाइम कौन सा है, ये वही तो टाइम है जब आपकी गर्मियाँ मतलब बारिशें वाला टाइम है, एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में उसको आप हार्वेस्ट कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा और कब होता है? इसके अलावा ना एक और सीज़न आता है जिसको हम बोलते हैं लेट खरीफ। लेट खरीफ का मतलब क्या है? लेट खरीफ का अर्थ ये है कि आप ना सितंबर अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर में, ठीक है, आप इसको लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं आप जनवरी के आसपास हो गया, ठीक है, दिसंबर एंड में हो गया या फिर जनवरी में आप इसको हार्वेस्ट कर लोगे, ठीक है। एक ये हो गया। इसके अलावा भी एक और सीज़न आपको देखने को मिल जाएगा, जिस सीज़न को हम जानते हैं आपका राबी क्रॉप। राबी क्रॉप इसकी काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्या होता है राबी वाले सीज़न के अंदर, जो आपकी प्याज होते हैं वो नॉर्मली जनवरी के आसपास ग्रो किए जाते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंगली फिर कहीं ना कहीं आपका मार्च या अप्रैल के आसपास इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये 3 मेन साइकिल्स आपको देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू आपके प्याज की, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब बात किस चीज़ की हो रही है? सर अभी हम नवंबर के महीने में हैं, आज जैसे 17 नवंबर है, ठीक है। अभी प्याज क्यों महंगा है ये बताओ आप। अभी प्याज इसलिए महंगा है क्योंकि आप अंडरस्टैंड करना, ये वाला जो खारिफ वाला जो क्रॉप वाला है ना, जो हमें कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में जिसका जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मार्केट में कब आता है, वो मार्केट में अक्टूबर नवंबर में आ जाता है। जब उसको हार्वेस्ट किया जाएगा तो नवंबर के आसपास आ जाएगा। पर दिक्कत पता क्या हुई है? दिक्कत दरअसल में ये हुई है कि इस बार अक्टूबर में थोड़ी बारिश हो गई है, ठीक है। अक्टूबर में बारिश होने की वजह से, प्लस एट द सेम टाइम दिवाली की वजह से, ये जो अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होके मार्केट तक पहुंचना था, ये अभी तक मार्केट में या तो पहुंचा नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में पहुंचा है। तो यानी कि अभी हम जो प्याज का जो मार्केट में स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो ये पुराना अप्रैल वाला ही स्टॉक चल रहा है। बहुत ही कम ऐसा स्टॉक है जो नया आया है। अब किसान हार्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो हार्वेस्ट कर लेंगे फिर वो वाला स्टॉक, ये जो आपका नवंबर वाला जो अक्टूबर नवंबर वाला जो स्टॉक था, ये मार्केट तक पहुंचेगा। जब ये मार्केट में पहुंच जाएगा फिर क्या होगा? फिर मार्केट में अनियंस की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, और जो बस सप्लाई और डिमांड, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको मैच कर जाएगी। इस तरह से फिर आने वाले दिनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे जो प्याज के दाम है ना, वो स्टेबलाइज कर जाएंगे। बात समझ आई या नहीं आई? तो यानी कि कहने का अर्थ पता क्या था? मार्केट में देखो कोई भी चीज़ होती है ना, कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ही होती है। कई बार नेचुरल कारणों की वजह से हो सकती है, कई बार और भी कारण रहते हैं। पता क्या, कई बार पता क्या कारण रहते हैं? कई बार हमारे पास ना प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, तो उस चक्कर में कुछ एक लोगों के पास ही प्रॉपर स्टोरेज होता है, वो अपने हिसाब से सप्लाई को कंट्रोल करने लगते हैं। आप कई बार नोटिस करते हो ना कि जानबूझ के अपने गोडाउन में सामान रखा हुआ है, सप्लाई रखी हुई है उन्होंने प्याज की, मार्केट में छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है मार्केट में प्याज महंगे हैं, वो महंगे ही रखना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं जानबूझ के, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं अभी के लिए।
बट उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो प्याज के दाम हैं वो थोड़े कम होंगे, ठीक है। एंड उससे कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग जो जानबूझ के बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ एजेंट हो गया जिन्होंने ट्रेड को मोनोपलाइज कर रखा है, उनको हम साइड करके कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली प्याज के दाम स्टेबलाइज हो पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला मुद्दा था, हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया, प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हुए हैं वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। बाकी देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है डेफिनेटली उनकी तरफ से भी एफर्ट्स लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का हो गया। सीआरआर हो गया, सीआरआर को भी क्या करते हैं, सीआरआर को भी बढ़ाते हैं अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं, क्योंकि देखो ये रहा आपका आरबीआई, अगर आरबीआई पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, यहाँ पे ये चीज़ सेल कर रहा है, तो बदले में इनसे क्या लेगा, बदले में इनसे लेगा पैसा। तो इन दी एंड क्या हुआ, इसकी जेब में जो पैसा था वो कम रह गया, कम रह गया तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगी। और सीआरआर भी आप जानते होंगे, ठीक है, कितना पैसा बैंकों को अलग से साइड में रखना होता है। अगर बैंक ज़्यादा पैसा साइड में रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो लेंड करेंगे आम जनता को वो कम पैसा करेंगे, है ना। तो सीआरआर भी बढ़ाने से क्या होता है आपका, ये चीज़ आपकी महंगाई कंट्रोल में आती है। बाकी इंटरेस्ट रेट भी जैसे रेपो रेट अगर बढ़ा दिया उससे भी कहीं ना कहीं आप महंगाई जो बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल में ला सकते हो। साथ ही साथ सरकार भी कोशिश करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समय के ऊपर सरकार अपना खर्चा कम कर देती है, खर्चा कम होगा तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो कम होगी, राइट। टैक्सेस बढ़ा सकती है लोग, सरकार जो लोगों के ऊपर, राइट, उससे लोगों के हाथ में जो पैसा बचेगा वो कम बचेगा एंड अकॉर्डिंगली महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। एंड इसके अलावा भी आप नोटिस कर पाओगे प्रॉपर रेगुलेशंस लाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी सरकार की तरह करी जाती हैं ताकि किस तरह से हम क्या कर पाएँ, हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज़ कर पाएँ, राइट। ठीक है, आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ DSIB। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है DSIB का। DSIB का अर्थ क्या है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक। क्या मीनिंग हुआ इस चीज़ का, देखो इस चीज़ का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। कुछ एक ऐसे बैंक्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ना इनफैक्ट टू बिग टू फेल भी बोला जाता है, यानी कि अगर ये बैंक फेल हो गए ना, इसका अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ ये होगा कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी की पूरी इकोनॉमी ही फेल हो जाएगी। आप बोलेंगे ऐसे कौन से बैंक है सर, अरे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझ पा रहे हो। आप इमेजिन करके देखो, देखो मेरा आप में से भी ज़्यादातर लोगों का हो सकता है अकाउंट होगा एसबीआई के अंदर, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एसबीआई के बारे में, है ना। उसी तरह से आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 3 बैंक हैं जिनको डी सिप बोला गया है। डी सिप इसीलिए बोला गया है कि बिकॉज दीज आर टू बिग टू फेल। अगर ये बैंक फेल हो जाते हैं इसका मीनिंग ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था ही फेल हो चुकी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर तो इनको कुछ फ़ायदा दिया जाता है या कुछ इनका नुकसान होता है। देखो इनको ना थोड़ा सा नुकसान होता है, नुकसान भी नहीं बोलना चाहिए, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। क्यों, क्योंकि नोटिस करो अगर ये फेल हो गए तो हमारा देश फेल हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर ना थोड़ी सी हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। कैसी रिस्ट्रिक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ना दरअसल में बकेट 1 में है, मैं समझाता हूँ क्या है बकेट। एचडीएफसी बैंक जो है बकेट 2 में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेट 4 में है। इनको ना कुछ पैसा अलग से साइड में ज़्यादा रखना पड़ता है, मतलब जो इन ये पैसा साइड में रखते हैं ना, तो जो पैसा ये साइड में रखेंगे एज अ प्रोटेक्शन, एज अ बफर, वो इनको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई को ना 0.2% क्या करना पड़ेगा, जो आपका कॉमन इक्विटी, एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, वो 0.2% होगा। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब पता क्या होता है, एसेट का मतलब यहाँ पे है लोन, बैंक के लिए एसेट आपका एक लोन ही हुआ, राइट। अब हर पर्टिकुलर जो आपका लोन दिया गया उसके रिगार्डिंग रिस्क अलग अलग होता है। मान लो एक किसान को दिया उसका रिस्क अलग है, एक आईएएस ऑफिसर को दिया उसका रिस्क अलग है। तो रिस्क के हिसाब से कहीं पे उसके बाद पैसा वापस आने की प्रॉबिलिटी अलग अलग होती है सब जगह के ऊपर। तो कितना उन्होंने कहा रिस्क वेटेड एसेट कितना है, उसके हिसाब से कितना पैसा उन्होंने अलग रखा हुआ है अपना खुद का पैसा, दैट इज़ आपका ये जो आपका रिक्वायरमेंट होती है। तो आईसीआईसीआई केस में वो नंबर है 0.2%, एचडीएफसी केस में आपका 0.4% और एसबीआई कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैंक है तो उस केस में वो नंबर है आपका 0.8%। समझ गए। एक्चुअल में इनको कैसे बताया जाता है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो बैंकों का एसेट 2% ऑफ जीडीपी से एक्सीड कर जाता है ना, उनको इस ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाता है। कौन डिसाइड करता है ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल बताता है कि कौन से बैंक जो हैं वो आपके डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक हैं। एंड हर 3 साल के बाद आरबीआई पता क्या करेगा,
आरबीआई क्राइटेरिया को चेक करेगा कि क्या जो क्राइटेरिया वो लगा रहा है इन ऑर्डर टू चूज़ कौन से बैंक इंपॉर्टेंट है, कौन से बैंक डीसिप के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, क्या वो क्राइटेरिया सही है नहीं है। यानी कि हर साल क्या डिटर्मिन करता है कौन सा बैंक उस कैटेगरी में आएगा। दूसरा, हर 3 साल बाद आरबीआई ये डिसाइड करता है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी को डीसिप घोषित करने का या घोषित ना करने का। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5 बकेट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इनका साइज़, उनका क्रॉस जुरिसडिक्शन मतलब दूसरे देशों में कितना काम है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, आपस में बैंक्स कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, उस हिसाब से उनको डीसिप का यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे इनफैक्ट ना अगर कोई ऐसा संकेत आता है कि ये बैंक फेल होने जा रहे हैं तो उस केस में सरकार भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये बैंक फेल ना हो। तो अभी के लिए जो नया हमारे सामने आया है उसमें ये तीनों बैंकों को ही डीसिप का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। पहले भी थे, उसी को सरकार ने या रदर इशूड से आरबीआई ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा है। राइट, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिंपोजियम ऑन ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स एंड एसेट प्लेटफॉर्म। देखो सिंपोजियम क्या होता है, सिंपोजियम कुछ नहीं होता है, एक तरह की मीटिंग होती है। एक मीटिंग जहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंस ही होती है, वहाँ पे बातचीत करते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। अभी यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ इसी तरह का नई दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर। वहाँ पर बात हुई किसके ऊपर, ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स, एंड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एसेट प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये मुद्दा है क्या। देखो आप लोग एक चीज़ जानते हो, हमारा देखो फोकस क्या है, हम 2047 तक क्या बनना चाहते हैं, डेवलप्ड नेशन, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। विकसित भारत के अंदर ना इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काफ़ी डेवलप्ड बन जाएं और हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डेवलप्ड नेशन का। प्लस एट द सेम टाइम हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं नेट ज़ीरो एमिशंस को टारगेट को अचीव करना बाय 2070। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए हमारे जो राज्य हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, उनके लिए भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए, आपकी जो नई नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर वो अच्छे से काम कर पाएँ, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएँ ग्रीन एनर्जी की तरफ। ये यहाँ पे इसलिए स्टेट्स का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए हमने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या है इस प्लेटफॉर्म का नाम, इस प्लेटफॉर्म का नाम है एसेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, एसेट स्टैंड्स फॉर एक्सिलरेटिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं एंड उसके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन हम कैसे लेकर आ सकते हैं, दैट इज़ द फोकस। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टेट्स को मदद मिलेगी अपनी ग्रीन ट्रांजिशन एफर्ट्स को अचीव करने के लिए। तो नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है विद आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, ये मदद करेगा स्टेट्स के लिए कैसे वो ट्रांजिशन कर पाएंगे, उनके लिए पैसों का इंतजाम यहाँ पे कर पाएगा। एंड साथ ही साथ जहाँ पर भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होंगी, कुछ इनोवेशंस होंगी, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, ई मोबिलिटी, वो सारी चीज़ों के अंदर भी यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर करी जाएंगी। यही आपका एसेट प्लेटफॉर्म। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ NFRA रिकमेंडेशन रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग NFRA समझ लीजिए कि ये क्या है। दोस्तों दरअसल में NFRA ना आपकी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, यानी कि एक एक्ट से बनी हुई अथॉरिटी है। NFRA एक्ट के माध्यम से ये बनी हुई है। इसको बनाया गया था 2018 के अंदर एंड ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसका काम पता क्या होता है, जैसे आपका अकाउंटिंग हो गया, ऑडिट प्रोफेशन हो गया, जो अलग अलग सर्विसेज ये देते हैं ना आपके अकाउंटिंग या ऑडिट प्रोफेशंस, उसकी क्वालिटी को ओवरसी करना। तो बेसिकली ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इनको बोला जाता है इंड AS। आप लोगों ने जैसे कंपनीज देखी होंगी ना, कंपनीज की अलग अलग शीट्स बनती हैं, राइट, बैलेंस शीट हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, कैसे कैसे किस चीज़ को कौन से सेक्टर में लगाना है, कौन सी अकाउंटिंग में डालना है, कौन सी एंट्री कैसे आप मेंशन करोगे, है ना, एक्सपेंस क्या है आपका, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसमें चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो। उसी के लिए हमारे पास इंड AS स्टैंडर्ड्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है अभी के लिए, यहाँ पे NFRA ने रिकमेंडेशन किया है कि हमारे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल है ना, राइट, उसको हम अलाइन कर पाएँ ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के साथ। दैट इज़ द फोकस। इसके माध्यम से होगा क्या, हमारे ऑडिटिंग की जो क्वालिटी, हमारे CAs जो हैं होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो आपकी ऑडिटिंग करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने के अंदर मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे रिवीजन स्टैंडर्ड की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जो भी फ्रॉड्स वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे डिस्कशन हुई है। आई होप आपको NFRA के अंदर एंड जो नई रिसेंट एडिशन हुई हैं इसके बारे में पता लग गया होगा।
अब दोस्तों चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। आज का आपका होमवर्क रहेगा डिजी फ्रेमवर्क के बारे में। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा डिजी फ्रेमवर्क एंड अकॉर्डिंगली मुझे बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा आपका आज का होमवर्क रहेगा डिफरेंट फेजेस हैं इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, एंड ये किस चीज़ के साथ डील करते हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के जो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में आंसर करोगे। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था ई श्रम के बारे में। देखो ई श्रम पोर्टल की जब मैं बात करता हूँ ना, तो दरअसल में क्या है, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनका आपको एक डेटाबेस देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड उसके माध्यम से हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी उनको देना हो गया, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। और साथ साथ अगर हम बात करें ना, इसको आपका जो NCS पोर्टल है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से ना किसी को कुछ जॉब वगैरह चाहिए होगी तो ये इस पोर्टल के ऊपर वो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसको चाहिए ये जॉब को यहाँ पे देख पाएगा, जैसे आप लोग naukri.com वगैरह नहीं देखते, सिमिलरली यहाँ पर ये पोर्टल को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि जो एक अनऑर्गेनाइज वर्कर है ना, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है एक पैन कार्ड नंबर के साथ। नहीं, ये बात अपने आप में गलत है। दरअसल में पैन कार्ड नंबर नहीं है, इट इज़ UAN। UAN क्या होता है आपका? इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ये जो UN होता है ना, दरअसल में ये आपका 12 डिजिट का आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के हर मेंबर को यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी जो चौथी स्टेटमेंट ये बात कर रहा है कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, येस दैट इज़ इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर 1, 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट थे, इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है विद रिगार्ड्स टू नाफेड, ठीक है। नाफेड के बारे में कुछ मैंने स्टेटमेंट्स आपसे पूछी थी लास्ट वीक। अब देखो जब बात हो रही है यहाँ पे कि नाफेड का काम क्या होता है, देखो नाफेड ना दरअसल में 2 अक्टूबर 1958 को इसको बनाया गया था, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइट, हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसको अक्रॉस द नेशन हम चाहें कि उसकी प्रॉपर ट्रेड हो पाए। तो ये जो सेकेंड बात कर रहा है ये तो अपने आप में सही है। अब जो बात कर रहे हैं कि नाफेड रजिस्टर्ड हुआ है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, नहीं, ये दरअसल में आपका जो MSCS है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके अंतर्गत यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट 1 भी गलत है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं, बल्कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ना, उसके अंतर्गत ये काम करता है, तो इसलिए थर्ड भी इनकरेक्ट है। तो पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो केवल और केवल दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मेंस की। देखो एक बच्चे का डाउट था, कमेंट था कि सर आप थोड़े लेटेस्ट वाले क्वेश्चन भी करवाइए। देखो बिल्कुल, एक्चुअल में जो पिछले में कुछ क्वेश्चन थे ना, जैसे एग्रीकल्चर वाला वो एक नया क्वेश्चन था, पर कुछ एक क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड कुछ रिपीट भी हुए थे। अब हम मूव कर लेंगे अपने लेटेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज हमारा होमवर्क रहेगा 2024 का। अभी जो पिछले महीने आई थिंक सितंबर में क्वेश्चन जो हुआ मेंस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ना जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताइएगा कि इसके आंसर क्या होना चाहिए। बाकी इसी तरह से आगे भी हम 2024 के अंदर जो यूपीएससी ने सवाल पूछे थे मेंस के अंदर, उनको भी आगे हम इस तरह से ही एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये भी देखो 2023 का ही होमवर्क है, ठीक है। 2023 में यूपीएससी ने पूछा था केयर और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बीच में क्या अंतर है एंड कैसे हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर लेके आ सकते हैं थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी के द्वारा 2024 में पूछा गया, उसको थोड़ा हम आज डिस्कस करते हैं। दरअसल में यूपीएससी ने हमसे ये पूछा था कि जब हम बात करते हैं केयर इकोनॉमी की एंड जब हम बात करते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी की, आखिर इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर क्या होता है एंड कैसे हम केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में लेकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। देख क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यूपीएससी में डायरेक्टली रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है, कई बार हो भी जाता है, बट फिर भी ये टर्म्स ऐसी है ना जिनको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि या तो ये टर्मिनोलॉजीज कहीं पे हमें मदद कर सकती हैं, या फिर जो हम अप्रोच इस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें मदद कर सकती है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना मोनेटाइज्ड इकोनॉमी की, इसका बहुत ही सिंपल है। जैसे हम बात करते हैं ना जीडीपी की, क्या होता है जीडीपी? हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ प्रोडक्शन किया, क्यों किया? ताकि हम उन चीजों को मनी के लिए एक्सचेंज कर पाए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ऐसी इकोनॉमी को हम कह देंगे क्या? मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
और आप मुझे बदले में पैसे दे रहे हो, तो ये क्या एक सर्विस है कि नहीं? कि मनी के एक्सचेंज के अंदर हम ये चीज कर रहे हैं। कोई भी ऐसे वस्तु दुनिया में, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस जो आप आपकी करते हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उनको हम यहाँ पे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है सर, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी तो हर चीज मोनेटाइज्ड ही हुई। ये घड़ी जिसने भी बनाई होगी उसने मेरे लिए बनाई कि भाई इतने की ये कोई बंदा खरीदेगा, मैंने खरीद ली, तो मनी का एक्सचेंज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सारे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी हमें होती ही है, वो तो हमें पता ही है। पर जब हम बात करते हैं ना केयर इकोनॉमी की, केयर इकोनॉमी के बारे में हमें कुछ एक फैक्टर्स पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर मोनेटाइज्ड इकोनॉमी समझ आ जाती है पर केयर इकोनॉमी कई बार समझ नहीं आती। दरअसल में ना आप लोगों ने कई बार महिलाओं को देखा होगा, स्पेशली महिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, बट कई बार आप लोगों ने ना महिलाओं को देखा होगा कुछ कामों के अंदर इन्वॉल्व करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का ध्यान रखना है, या फिर बूढ़ों का, आपके जो बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली केयर, ये करना है, या फिर इस तरह के कुछ और काम करने हैं। ये सब चीजें आपकी केयर इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इवन आप जानते हो महिलाएं बहुत सारे घर के काम भी करती हैं। ठीक है, खाना बनाना हो गया, आपकी मम्मी जैसे खाना बनाती होंगी, बर्तन वगैरह करना हो गया। अब ये जो सब चीजें हो जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें डाउट की बात तो नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या ये चीज जो आपकी मम्मी कर रही हैं, क्या आप इसके लिए, वो पैसे के लिए कर रही हैं? नहीं, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी थोड़ी हो रहा है। ऐसी चीज को हम बोल देते हैं मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, पर यहाँ पर हम इस चीज को बोलेंगे केयर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर इन एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हो रहा। अब मैंने यहां पे लिखा क्या, स्पेशली महिलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं, नहीं, कुछ एक जगह पे पुरुष भी करते हैं। पर अगर हम ओवरऑल लेवल के ऊपर एक सर्वे करें तो हमें पता लगेगा कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन केयर इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर इन कामों के अंदर ना एक तरह से मतलब लोगों का बायस बन गया है, जो भी आप कहना चाहो, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाएं इस चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं केयर इकोनॉमी के अंदर। और यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां पर तो मनी एक्सचेंज ही नहीं है, ठीक है, मनी एक्सचेंज है ही नहीं। ठीक है, और इसी वजह से अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो लोग ना केयर इकोनॉमी के पार्ट बनते हैं, या तो जो वर्क होता है उनका अनपेड होता है, या फिर बहुत ही कम होता है, जिसको हम अंडरपेड भी कह सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? जब हम बात करेंगे ना इनका डिफरेंस की, केयर और मोनेटाइज्ड, तो यही आपके डिफरेंस बन जाएंगे। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, पर यहां पर ज्यादातर महिलाएं होती हैं। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पैसों के लिए होता है, यहां पर मनी एक्सचेंज होता ही नहीं। यहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो अनपेड या अंडरपेड होते हैं। इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको मोनेटाइज में देखने को मिल जाता है कि वहां पर हर काम पैसों के लिए होता है। प्लस केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज में अगर आप नोटिस और करो कुछ और अंतर, तो आप जानते हो यार, यहाँ पे जब कुछ पैसा ही नहीं कमाया जा रहा तो कोई टैक्सेशन का कोई पार्ट ही नहीं बनता है ना, हमारा फॉर्मल इकोनॉमी का ये पार्ट ही नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, राइट। कई बार ना इन चीजों को हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, रिकॉग्नाइज इन द सेंस की कि यार ये भी काम होते हैं। आप लोग ना कई बार चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। कई बार आपको लगता है कि यार मम्मी अच्छा खाना बना रही है तो बनाएंगी। ये लोग मतलब ऐसा करते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता इस चीज को। ये कंसर्निंग बंदे हैं बहुत ज्यादा, राइट। ये एक कुछ चीजें होंगी। प्लस एट द सेम टाइम यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो केयर इकोनॉमी के काम होते हैं ये राउंड द क्लॉक काम होते हैं। एज इन ऐसा नहीं होता कि ये 9 से 6 वाली नौकरी है कोई, नहीं, ये तो 24 घंटे वाला काम है ना यार। बिल्कुल ठीक बात है, राउंड द क्लॉक वर्क होते हैं या फिर बहुत ही लॉन्ग वर्क आवर्स हो सकते हैं। ये सब चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती है ना, उसी को हम यहाँ पर केयर इकोनॉमी यहाँ पे बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पर कोई फॉर्मल जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, इस तरह की चीजें भी नहीं अवेलेबल होती। तो यही जो मैं पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना विद रिगार्ड्स टू आपकी केयर इकोनॉमी, इसी का आप एग्जैक्ट अपोजिट कर दोगे तो आपका मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के साथ अंतर पता लग जाएगा। जैसे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर जब चीजें कमाई जा रही हैं, पैसा कमाया जा रहा है, तो टैक्सेशन भी होगा, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट भी बनेगा, लोग काम को रिकॉग्नाइज करेंगे तभी तो आपको पैसा दे रहे हैं। या वहां पर क्या होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड आवर होते हैं, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एक तरह से एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मोस्टली ज्यादातर मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में मिलते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स आपका केयर इकोनॉमी एंड व्हाट इज अ पार्ट ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया, आपके घर के काम,
एल्डरली केयर का ध्यान रखना और आपके बच्चों का ध्यान रखना, ये सब आपके केयर इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। तो अंतर तो समझ आ गया होगा दोनों के अंदर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आएगा तब भी आप कुछ एक पॉइंटर्स वहां पे अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर मान लीजिए हमने केयर इकोनॉमी को मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी का अगर मान लो इस तक लेके जाना है, वो कैसे लेके जा सकते हैं? देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, आजकल ना बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नोटिस करो, जैसे आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, राइट? अब लिज्जत पापड़ क्या है, एक तरह से क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज लिज्जत पापड़? तो आप जानते होंगे कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आपकी खासकर महिलाओं को दी जाएं तो हम केयर इकोनॉमी से मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर बढ़ सकते हैं। वहां पर महिलाओं का एक्सचेंज ऑफ मनी, वो चीज जो मैं बात कर रहा था, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इन एक्सचेंज फॉर मनी, वो हो पाएगा। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जब महिलाएं साथ में आती हैं तो मिलकर आपस में सेविंग्स भी करती हैं। उस सेविंग्स का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन भी होता है। एट द सेम टाइम कल को बैंक से उनको लोन चाहिए होता है तो वो भी बहुत आराम से हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आजकल अलग अलग तरह की जॉब्स आ गई हैं, जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब्स होती हैं। इनको अगर हम और प्रमोट करें तो महिलाएं अपने घर से भी काम कर सकती हैं, जिसके माध्यम से केयर इकोनॉमी मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में बदल सकती है। प्लस आप नोटिस करो जैसे आज के समय के ऊपर आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने ना कई बार जैसे आजकल अर्बन कंपनी का आपने नाम सुना होगा, उसमें भी ये सब होता है। लोग जैसे किसी के ध्यान रखने के लिए उनके लिए भी यहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं, है कि नहीं? आजकल ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजें आ रही हैं। आपको कोई भी मतलब आपके बेबी सेटिंग के लिए आपके पास आजकल ऑप्शंस हो जाते हैं। तो ये जो नए नए ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं इनको मतलब लेकर आना, वो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकता है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करो ये जो चीजें हैं, बच्चों का ध्यान रखना और बाकी चीजें करना, अगर ये चीजें हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपका मतलब मैटरनिटी लीव तो होती है, चलो मैटरनिटी लीव्स हो गया, आपके पैटर्निटी लीव्स हो गया, अगर हमने इनको भी पेड, मतलब जो पैटर्निटी लीव में कई बार नहीं होता, मैटरनिटी तो अदरवाइज होती है, पर ये पेड लीव्स अगर आपको मिलेंगी तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ यार चाइल्ड केयर दोनों का ही काम है। तो कहीं ना कहीं उसको भी आपने मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी का ही यहाँ पे पार्ट बनाने की कोशिश करी है। प्लस एट द सेम टाइम एक चीज होती है यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स ने भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर लाया है कि ऐसे चीज़ों के लिए पैसा रेज किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर लाना, केयर इकोनॉमी के अंदर लाना भी उसको मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट बना सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप ना केयर इकोनॉमी जो कि अनपेड या अंडरपेड वर्क को शो करती है, जो कि मनी के लिए एक्सचेंज नहीं होता, वर्सेस आपका मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी जहां पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो अगर ये जो लिंकेज है, अगर इस लिंकेज को बनाया जाए तो केयर इकोनॉमी को मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है गिवन दीज पर्टिकुलर स्टेप्स। तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे ना आपसे कि दो चीजों में क्या अंतर है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ना अपने पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक साइड आप केयर इकोनॉमी के 5-6 पॉइंट्स लिखो, एक साइड आप मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी के 5-6 पॉइंट्स लिखो। फिर आप दिखा सकते हो कि कैसे एक से दूसरे की तरफ आप यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हो एंड इस ट्रांजिशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप वो दिखा दो, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। आई थिंक इस तरह से अगर आप आंसर करोगे तो आपका आंसर काफी होलिस्टिक लगेगा एंड चीज़ों की सामने वाले एग्जामिनर तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिल पाएगी। तो आई होप आपको ये केयर और मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा।